हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आंसर भी यहाँ पे मार्क कर दिया गया है, तो ये इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकसभा के अध्यक्ष को तो वो अपना त्यागपत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किसे सौंपते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपते हैं राष्ट्रपति को। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं इनको मान्यता किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8वीं हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8वीं हो गया। 8वीं में क्या बताया गया कि मतलब जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया कि जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया कि जो मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन दिया गया कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। क्या दिया गया कि दल बदल के आधार पर, ठीक है, जो दल बदल है उनके आधार पर जो निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है, ये अनुसूची का नाम पूछा गया। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 10वीं। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी अयोग्यता संबंधित विवरण उसमें जिक्र किया गया। ठीक है, उसका जिक्र किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य में, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ठीक है, पूछा गया कि किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा जो राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य है जिसमें संविधान का जो 6ठी अनुसूची है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू नहीं होता है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 स्टेट हो जाएगा, एक तो मणिपुर और दूसरा नागालैंड। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड है यहाँ पे जो 6ठी अनुसूची है। ठीक है, जो 6ठी अनुसूची है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, वो लागू नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया कि मणिपुर और नागालैंड जो राज्य है वहाँ पे संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, किस राज्य के जो आरक्षण विधेयक है, तो उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है उसके आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। उसको कहाँ पे रखा गया, तो 9वीं अनुसूची में। किसके, तो तमिलनाडु के जो आरक्षण विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है तो उसकी कौन सी जो अनुसूची है वो राज्यों में, जो भी राज्य हैं उसमें नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो उस संविधान का उस अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें जो भी राज्य हैं उनके नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, यानी कि उसके बारे में डिटेल किस अनुसूची में, संविधान में बताया गया। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पहली। ठीक है, जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की उसमें राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7।
किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा, ठीक है, किस संशोधन द्वारा जो भारतीय संविधान है उसमें 9वीं अनुसूचित को परिवर्तित किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रथम संशोधन द्वारा। जो प्रथम संशोधन यानी कि पहली बार जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया उसमें 9वीं अनुसूची को परिवर्तित किया गया। ठीक है, 9वीं जो अनुसूची है उसको परिवर्तित किया गया किस संशोधन में? तो जो पहली बार संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में उसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो ठीक है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात किया जा रहा है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति पद है, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद उसकी व्यवस्था की गई वो पूछा जा रहा है। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 63। ठीक है, आर्टिकल 63 क्या, उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। चलिए आपसे एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो आर्टिकल 61 है किस चीज़ से रिलेटेड है? देखते हैं कि किस किस को पता है कि आर्टिकल 61 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपको कमेंट सेशन में बताना है, कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि जो आर्टिकल 61 है किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको आपको बताना है कमेंट सेशन में। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा पता करिएगा, खुद से थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे ना तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि कैसे ही पता करके कमेंट सेशन में बताने का। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? ठीक है, आर्टिकल का नाम पूछा जा रहा है। आर्टिकल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये जो भी चीज़ें बताई जा रही है कृपया इसे नोट जरूर कीजिएगा। तो जो वित्तीय आपात होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो घोषणा होता है किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो उस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 यानी कि आर्टिकल 360 के तहत, जो आर्टिकल 360 है उसके तहत क्या किया जाता है कि वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 360 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री जिसको भी बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मिनिमम एज क्राइटेरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम यानी कम से कम उम्र कितना चाहिए। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष। जिन भी मतलब जो भी कैंडिडेट अगर प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनका उम्र सीमा कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 साल होना चाहिए, तब जाके वो प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 25 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुसूची में, ठीक है, कौन सा अनुसूची है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं यानी कि जो भी पावर है उनके बंटवारे का वर्णन किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जो भी केंद्र है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में, तो उस अनुसूची का नाम पूछा गया कि किसमें उसको डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, वर्णन किया गया है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या किया गया कि केंद्र व राज्यों के बीच जो भी पावर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वर्णन किया गया यानी कि बंटवारे को एक्सप्लेन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे एक सूची के बारे में पूछा जा रहा है, तो सूची का नाम क्या है? समवर्ती सूची। तो और राज्य का नाम पूछा जा रहा है कि किस राज्य में संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि संबंधित है और संबंधित नहीं है में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मार्क करके आते हैं। तो हमेशा जहाँ भी नहीं होगा उसको हाईलाइट जरूर करके और ध्यान से उसको आंसर मार्क करिएगा। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो समवर्ती सूची है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से समवर्ती सूची संबंधित नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जब संविधान लागू हुआ था उस समय पूछा जा रहा है कि जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय थे? ठीक है, कितने विषय थे? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो टोटल उस टाइम 47, ठीक है, यानी कि 47 विषय हुआ करते थे। कब? जब संविधान को लागू हुआ किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितने विषय थे? तो उस टाइम कितने विषय थे? तो उस टाइम 47 यानी कि 47 विषय थे। तो 13th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूलतः
राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो जो राज्य सूची है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं, उसमें कितने विषय हैं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 66, यानी कि 66 विषय है। ठीक है, टोटल कितना विषय है? तो 66 विषय है। किसमें? तो राज्य सूची है उसमें कितने विषय है? तो 66 विषय है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। तो सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे संघ सूची की बात हो रहा है, तो संघ सूची की अगर हम बात करें तो उसमें कितने विषय हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 97 विषय। ठीक है, 97 विषय इसमें शामिल है। किसमें? तो संघ सूची में। ठीक है, जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97। ठीक है, कितना? 97। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो द्वितीय, ठीक है, यानी कि दूसरा जो अनुसूची है संविधान का, उसका संबंध पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो उसके अगर हम संबंध की बात करें तो जो शेड्यूल, मतलब जो दूसरा अनुसूची है जिसको शेड्यूल 2 बोलते हैं, तो उसका जो संबंध है वो नए राज्य के निर्माण से, यानी कि जो भी नए राज्य का निर्माण होगा वो उसका उसका मतलब किस में बताया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ें तो द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि जो द्वितीय अनुसूची है उसमें नए राज्य के निर्माण से जो भी नए राज्य का निर्माण होगा उसका संबंध बताया गया किसमें? तो द्वितीय अनुसूची में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का नाम पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, ठीक है, इसके गठन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है इसका गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्टिकल 340। ठीक है, आर्टिकल 340 के तहत, आर्टिकल 340 यानी कि अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि जब तक चाहे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके चाहने तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल। तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा जब तक होगी तब तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जैसे ही राष्ट्रपति अगर उनको चाहे वहां से हटा सकते हैं उनके पद से। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। जो भी मतलब राज्य के राज्यपाल होते हैं जिनको हम लोग गवर्नर के नाम से जानते हैं, ठीक है, गवर्नर के नाम से, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और प्रेसिडेंट जब तक चाहें उनके इच्छा अनुसार वो अपने पद पर रह सकते हैं और जैसे ही प्रेसिडेंट चाहेंगे उनको क्या करेंगे? उसके पद से हटा देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो राज्यपाल को नियुक्त भी कर सकते हैं और उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।